नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हुमायूं का जो पीरियड था, यानी द सेकंड किंग ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं। तो हुमायूं के बाद में मैंने थोड़ा बताया था आपको कि थोड़ा सा बीच में अफगान डायनेस्टी आ जाती है। तो अफगान डायनेस्टी आ जाने के बाद कैसे आती है, तो अफगान डायनेस्टी में हुमायूं का कुछ समय के लिए जीवन निष्कासित हो जाता है। शेर शाह सूरी, बैटल ऑफ चौसा, जो मैंने कहानी बताई थी। तो ये जो आपका टाइम है, सूर डायनेस्टी का जो टाइम है वो 1540 से 1545 तक माना जाता है। इससे पहले मैंने हुमायूं का टाइम पीरियड बताया था आपको 30 से 40 तक, फिर 40 से 45 तक जो है आपका, 40 से 55 तक आपका क्या है, सूरी डायनेस्टी आ जाती है। तो ये जो 40 से जो 55 तक का लगभग 15 ईयर्स का जो टाइम है, ये 15 ईयर्स का टाइम ये हुमायूं का एग्जाइल टाइम है। ठीक है, क्या है, निष्कासित जो काल है हुमायूं का, ये है। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, ये सूर डायनेस्टी रूल करती है दिल्ली के ऊपर। तो इसमें इसके जो फाउंडर हैं वो शेर शाह सूरी माने जाते हैं। तो हम फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं शेर शाह सूरी, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है, तो शेर शाह सूरी आपके शासक बनते हैं 1540 में। ठीक है, और 1540 से लेकर ये लगभग जो है आपके 1545 तक शासन करते हैं, 5 वर्ष तक, यानी 1540 एडी टू 1545 एडी। ठीक है, तो ये शेर शाह क्या करते हैं कि काफी टाइम से दिल्ली को अनेक्स्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको मौका मिलता है बैटल ऑफ चौसा में, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। बैटल ऑफ चौसा होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसमें जो है ना शेर शाह डिफीट हो जाते हैं, सॉरी हुमायूं डिफीट हो जाते हैं शेर शाह सूरी से। तो शेर शाह सूरी वाज अनेक्स्ड द दिल्ली एंड आगरा बोथ। तो इसके बाद अब हम थोड़ा सा शेर शाह के जीवन परिचय के बारे में जान लेंगे। तो शेर शाह सूरी जो है, इनका चाइल्डहुड नेम जो था वो फरीद खां था। ठीक है, चाइल्डहुड नेम क्या था, फरीद खां। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी इनका चाइल्डहुड नेम क्या है, तो फरीद खां था। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ चौसा होता है। क्या होता है, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा में ये, जैसे ही बैटल ऑफ चौसा में इनको विक्ट्री मिलती है, तो ये दिल्ली के नए किंग बन जाते हैं। ठीक है, और दिल्ली का सम्राट बनने से पहले ये एक जो है ना टाइटल होल्ड करते हैं, जिसका नाम है सुल्तान आदिल। पूछ लिया जाता है सुल्तान आदिल की उपाधि किसने धारण की, तो तब आपको बताना है शेर शाह सूरी, सुल्तान आदिल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने भी जो है अपने कार्यकाल में कई एक्सपेडिशन किए, यानी दिल्ली का विस्तार किया। अब वो विस्तार कहां से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो इन्होंने किया वो बिलग्राम कन्नौज से स्टार्ट किया। ठीक है, कन्नौज में एक जगह है बिलग्राम, वहां से इन्होंने अपना एक्सपेडिशन प्रारंभ किया। 1540 में जो है किंग बने, और पहला जो एक्सपेडिशन था वो 1540 का ही वर्ष था जिस टाइम ये इनका कोरोनेशन हुआ दिल्ली के लिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं 1540। ठीक है, बिलग्राम कन्नौज। तो ये एक्सपेडिशन हुआ किस किस के बीच था, तो ये जो है इसमें एक साइड में दोबारा हुमायूं क्या करते हैं, फिर जो है फाइट करते हैं एक बार शेर शाह सूरी के साथ, ताकि जो है दिल्ली वापिस उनको मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि इसमें भी हुमायूं जो है आपके डिफीट हो जाते हैं, यानी अगेन डिफीट होते हैं। तो मेनली क्या है कि ये ही जो युद्ध है, चौसा का युद्ध तो तय करता है, लेकिन फिर जो है डिफीट होने के बाद में दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया जाता है, यहीं से ये किंग बनते हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेडिशन है वो गखर ट्राइबल्स रहती थी एक, 1541, गखर ट्राइबल। ठीक है,
देखो जो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो सीमा थी, पश्चिमोत्तर सीमा जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर था, यहाँ पे ये जनजाति निवास करती थी और ये बार बार जो है शेरशाह सूरी के सैन्य बल को परेशान करता था। तो इसके लिए क्या किया कि इन्होंने इनको गोरखा ट्राइबल्स के लिए एक स्पेशल कैंपेन चलाया। देखो इसमें जो है ना, ये इनको पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं कर सके, लेकिन कुछ समय के लिए गख्खर्स को जो है रोका गया और इसके लिए जो है शेरशाह सूरी ने एक फोर्ट बनवाया जिसका नाम था रोहतासगढ़ फोर्ट। रोहतासगढ़ फोर्ट। तो ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोहतासगढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया, तो वो शेरशाह सूरी ने करवाया। क्यों करवाया? जो गख्खर थे आपके, गख्खर जनजाति आजाति थी, उसको काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट फिर जो इनका एनेक्सेशन होता है वो 542 में होता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा। ठीक है, कब होता है? 542 एडी में मालवा पर अभियान किया जाता है शेरशाह सूरी द्वारा और इसको बोलते हैं कंक्वेस्ट ऑफ मालवा। मैं लिख देता हूं कंक्वेस्ट ऑफ मालवा 1542, कंक्वेस्ट ऑफ मालवा। देखिए जिस टाइम मालवा पर अभियान किया जाता है तो मालवा में जो है किंग पूरनमल नाम के एक शासक होते हैं। कौन होते हैं? किंग पूरनमल। ये ध्यान रखना है आपको, पूरनमल। ठीक है, इस अभियान में क्या होता है कि शेरशाह सूरी जो है डायरेक्ट जो है फाइट न करके इनको धोखे से मार दिया जाता है। तो किल्ड बाय शेरशाह, किल्ड बाय शेरशाह और मारा जाता है धोखे से, यानी चीटिंग की जाती है इसमें, यानी धोखे से उनको मार दिया जाता है। और मारने के बाद में जो है इनको ये अनेक्स्ट कर लेते हैं आपका मालवा को। ऐसा माना जाता है कि पूरनमल की जो धर्म पत्नी थी वो जो है ना जौहर कर लेती है, यानी वाज कमिटेड जौहर, यानी वाज कमिटेड जौहर। जौहर इट्स अ टाइप ऑफ सुसाइड, यानी एक सुसाइड के प्रकार का होता था जिसमें जो है महिलाएं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जौहर करती थी। उसके बाद आता है 1544 का काल। इसमें क्या है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मारवाड़ माना जाता है। 1544 कॉन्क्वेस्ट ऑफ मारवाड़। देखो ये मारवाड़ का जो अभियान है ये 1544 में किया गया और ये क्या था कि यहाँ के शासक थे मालदेव। और मालदेव ने क्या किया था कि जैसे ही दिल्ली से जो है मुगल एम्पायर का मामला खत्म हुआ तो इन्होंने वो एक लंबे राजस्थान के एक लंबे भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसा माना जाता है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मालदेव ने एक्वायर किया गया था राजस्थान को। इसके साथ ही इन्होंने यहां तक कि जो लास्ट में अंतिम छोर पर अजमेर जैसा स्टेट भी बसती थी उसको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था। तो यहाँ पे जो है शेरशाह मालदेव पर जो है आक्रमण करते हैं और इनको हरा देते हैं। तो मालदेव क्या हो जाते हैं? डिफीट हो जाते हैं शेरशाह से। तो डिफीटेड बाय शेरशाह। ठीक है, और मालवा को क्या कर लिया जाता है? मालवा को एक्वायर कर लिया जाता है शेरशाह के द्वारा। ठीक है, अब लास्ट जो है इनका 1545 सबसे अंतिम अभियान, ये शेरशाह की कहानी को जो है ना खत्म कर देता है। कालिंजर एक्सपेडिशन जिसको बोलते हैं। कालिंजर एक्सपेडिशन में होता क्या है? होता यह है कि शेरशाह सूरी को राज्य में कहीं से मालूम पता लगता है कि इनके यहाँ कोई अच्छी नर्तकी है और उसको प्राप्त करने के लिए ये जो कालिंजर के जो शासक हैं आपके कीरत सिंह, ठीक है, कीरत सिंह से उनको मांगते हैं, जिसमें कीरत सिंह देने से मना कर देते हैं। इसके बदले दोनों में युद्ध होता है। तो वो क्या कहलाता है? कालिंजर एक्सपेडिशन। ठीक है, कालिंजर एक्सपेडिशन। कालिंजर एक्सपेडिशन एक साइड में शेरशाह होते हैं और दूसरी साइड में होते हैं कीरत सिंह।
ये क्या कर लेते हैं, कालिंजर फोर्ट को सीज कर लेते हैं चारों तरफ से, और एक कई दिनों के बाद में जब वहां से इधर से कुछ होता नहीं है तो ये क्या करते हैं कि किले की जो दीवार है उसको गिराने का ऑर्डर दे देते हैं गन पाउडर यानी बारूद के द्वारा। तो शेरशाह ऑर्डर्ड द वॉल ऑफ द फोर्ट, शेरशाह ऑर्डर्ड द वॉल ऑफ फोर्ट, ठीक है। तो किले की दीवार को गिराने का ऑर्डर दे दिया जाता है। जैसे ही किले की दीवार पे जो है बारूद यानी गोला दागा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो गोला दीवार से टकराकर बारूद के ढेर में आ जाता है जहां पे शेरशाह होते हैं। यहाँ पे इनकी गोला फटने से डेथ हो जाती है और टाइम होता है 22 मई 1545, यानी ये कालिंजर का जो अभियान है यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है गन पाउडर से, ठीक है। तो समय है 22 मई 1545। तो यहाँ पे डेथ होने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा क्या है कि इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन मुगल पीरियड के अंदर काफी हद तक अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात करें शेरशाह सूरी के, तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका इन्होंने सेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी सेंट्रलाइज पावर जनरेट की। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, मैंने बताया सेंट्रलाइज, यानी सत्ता का इन्होंने केंद्रीयकरण किया। ये प्रथम ऐसे शासक है जिन्होंने केंद्रीयकरण किया, यानी स्टेट जो प्रोविंसेस के जो राइट्स हैं वो सभी राइट्स इन्होंने अपने पास रखे, और राइट्स रखने के लिए इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, ठीक है। जैसे इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए इंशा, हेडिंग डाल लेते हैं दीवान ए इंशा। तो दीवान ए इंशा क्या था, दीवान ए इंशा क्या था कि जनरली एडमिनिस्ट्रेशन था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सामान्य प्रशासन विभाग था, और इसमें जो भी एम्प्लॉय काम करते थे, ठीक है, उनकी ड्यूटी थी कि वो लोग जो है एनफोर्स कराएं इस चीज को, गवर्नमेंट ऑर्डर्स को, एनफोर्स द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। तो दीवान ए इंशा जो डिपार्टमेंट है इसका काम था कि जितने भी गवर्नमेंट यानी सरकारी आदेश हैं उनको लागू कराया जाए, तो इसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या दीवान ए इंशा कहा जाता था। उसके बाद आता है दीवान ए कजा, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट क्या था, दीवान ए कजा। देखो ये क्या था, ये जुडिकल डिपार्टमेंट था शेरशाह का, ठीक है, जुडिकल डिपार्टमेंट। सामान्य न्याय, सिविल जो लोकल एरिया पे सिविल सूट्स या क्रिमिनल सूट भी जो होते थे उनका जो उनके लिए वर्डिक्ट देने का जो अधिकार था वो इस डिपार्टमेंट को था, जिसका नाम था दीवान ए कजा, और ये जुडिकल डिपार्टमेंट था। और इसका जो हेड था उसको काजी कहा जाता था। इसका हेड कौन होता था, काजी। तो ये काजी क्या करता था, इसको नॉलेज होती थी किसकी, जो इस्लाम का रिलीजियस लीगल लॉ है उसके बारे में, और ये इस्लाम के हिसाब से जो है न्याय करता था। उसके बाद आता है दीवान ए वजारत। नेक्स्ट क्या है आपका, दीवान ए वजारत, थर्ड। तो दीवान ए जो वजारत डिपार्टमेंट है ये एक टाइप से फाइनेंस डिपार्टमेंट था, यानी वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो दीवान ए वजारत है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है। और इसका जो मुखिया होता था या हेड होता था वो ये समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता था, जिसको अरबिक जो लैंग्वेज है उसमें वजीर कहा जाता था। तो दीवान ए वजारत का जो मुखिया है वो क्या कहलाता, वजीर, ठीक है। और यही जो है शेरशाह सूरी जो किंग है उनके बाद सेकंड पोजीशन अगर कोई रखता था तो वो दीवान ए वजारत था, ये वजीर था। इसका मुख्य कार्य जो है राजा को सलाह देना था, और राजा जो है उसी के हिसाब से न्याय निर्णय करता था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो डिपार्टमेंट आता है दीवान ए रिसालत, जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है दीवान ए रिसालत।
दीवान ए रिसालत, ठीक है। दीवान ए रिसालत का जो कार्य था ये एक्चुअली पोस्ट या मेल डिपार्टमेंट था, ठीक है। क्या था? पोस्ट या मेल डिपार्टमेंट, जो है ना संदेश इधर उधर भेजना, ठीक है। ये कार्य किसका था? दीवान ए रिसालत डिपार्टमेंट को देखना था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये तो इनके एडमिनिस्ट्रेशंस थे। अब कुछ पॉलिसीज जो इन्होंने बनाई थी, वो पॉलिसीज के बारे में देखते हैं कि शेरशाह सूरी की नीतियां कैसी थी। तो इन्होंने एक नीति चलाई थी जिसको हम पट्टा एवं कबूलियत बोलते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पट्टा एवं कबूलियत किसने चलाया था, तो आंसर देना है शेरशाह सूरी। पट्टा एंड कबूलियत, ठीक है। क्या था ये पट्टा एवं कबूलियत? देखो पट्टा क्या था? पट्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो प्रोडक्शन, लैंड प्रोडक्शन एरिया जो होता था उसको डिफाइन करता था कि कितना लैंड प्रोडक्शन एरिया है, और ये कृषकों को दिया जाता था जो फार्मर्स थे, ठीक है। ये मतलब कि दर्शाता था कि जो हमारे पास लैंड प्रोडक्शन एरिया है वो कितना है। और कबूलियत क्या था? कबूलियत जो है ये सहमति थी, ठीक है। तो ये सहमति थी, एक्सेप्टेंस, ठीक है। यानी अगर कोई कबूलियत का डॉक्यूमेंट ले लेता था कि मान लिया कि किसी को जो है ना 4 एकड़ जो प्रोडक्शन एरिया है वहां पे कृषि करनी है, तो उसको कबूलियत नाम का एक डॉक्यूमेंट लेना होता था जिसमें उसका सहमति पत्र होता था कि मैं 4 एकड़ का जो प्रोडक्शन एरिया है ये मैंने ले लिया है और मैं इस पे एग्रीकल्चर करना चाहता हूं। इसने 2 प्रकार के टैक्स लगाए, ठीक है। टैक्स की अगर बात करें, पहला टैक्स था जरीबाना। जरीबाना ये सभी पर लगाया जाता था। जरीबाना क्या था कि ये एक तरह की सर्वेक्षण शुल्क था, यानी सर्वे ड्यूटी होती थी उस टाइम की, ठीक है। सर्वे ड्यूटी, सर्वेक्षण शुल्क था। उसी के साथ एक था महसिलाना। महसिलाना भी एक इसी टाइप का टैक्स माना जाता था। ये टैक्स जितना कलेक्ट होता था उसके ऊपर ड्यूटी थी, तो इसको टैक्स कलेक्शन ड्यूटी या कर संग्रह शुल्क कहा जाता था। टैक्स कलेक्शन ड्यूटी, राइट। आगे चलते हैं। तो 2 प्रकार के इन्होंने टैक्स चलाए। अब शेरशाह के जो है ना पब्लिक वर्क्स, जो सार्वजनिक कार्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सार्वजनिक कार्य में शेरशाह का सबसे अगर कहीं नाम है, कहीं इन्होंने जो ना फेम प्राप्त किया है, तो वो है रोड डिपार्टमेंट। तो इन्होंने रोड बनवाए, यानी सड़कें बनवाई, ठीक है। तो जो जीटी रोड आज के नाम से बोले जाते हैं वो देन हमारी जो है वो शेरशाह सूरी की ही है। तो पब्लिक वर्क डाल लेते हैं हम हेडिंग, पब्लिक वर्क्स। इनमें सबसे पहले अगर नाम आता है वो है जीटी रोड का, ठीक है। कौन कौन से जीटी रोड बनवाए वो हम देखेंगे इसमें। जीटी रोड के साथ साथ इन्होंने क्या करा कि जो रोड्स हैं उनके रोड साइड पे जो है सराय बनवाई। सराय रहने का स्थान होता था कि कोई भी जो है पथिक आए और अगर उसको आराम करना है तो सराय में रुककर आराम कर सकता है। तो सराय बनवाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है, ठीक है। अब बात जीटी रोड की करें तो पहला जीटी रोड इन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया, बंगाल टू दिल्ली टू लाहौर, ठीक है। पहला जो रोड है इनका वो बंगाल से स्टार्ट होता है, बंगाल से जो है ना वाया दिल्ली और लाहौर सबसे पहला रोड है इनका, ठीक है। यानी बंगाल से प्रारंभ होकर दिल्ली को होते हुए लाहौर जाता है जीटी रोड, इसको बोलते हैं जीटी रोड 1, ठीक है। फिर दूसरा जो बनवाया वो आगरा से स्टार्ट किया। कहां से? आगरा से, आगरा टू दिल्ली, यानी आगरा से जो दिल्ली का रोड है, ठीक है, ये भी शेरशाह सूरी ने बनवाया। फिर एक रोड जो है नॉर्थ वेस्ट में जाने के लिए, यानी राजस्थान जाने के लिए इन्होंने आगरा टू दिल्ली आगरा टू जोधपुर बनवाया। तीसरा रोड क्या बनवाया? आगरा टू जोधपुर, ठीक है, आगरा टू जोधपुर, ठीक है। तो ये बंगाल, दिल्ली और लाहौर तक जाने वाला पहला रोड है। दूसरा रोड आगरा टू दिल्ली है। यानी इन्होंने जो है ना कम्युनिकेशन बनाने के लिए कि पूरी जो है स्टेट पर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए वो इन्होंने रोड बनवाए।
फिर लाहौर से आगे जाने के लिए यानी मुल्तान तक के लिए इन्होंने एक रोड, चौथा रोड और बनवाया जो लाहौर टू मुल्तान था। ठीक है, लाहौर टू मुल्तान। तो ये 4 रोड्स इन्होंने बनवाए। अब ये रोड बनते ही जो है इनको एक टाइटल दिया गया जिसको सड़क ए आजम बोला जाता है। तो क्या टाइटल दिया गया? सड़क ए आजम। राइट। अब बात करें कि जीटी रोड। देखो, जीटी रोड नाम शेरशाह ने नहीं दिया था, इन्होंने तो केवल सड़कें बनवाई थी। हमें इतना पता है कि आप बंगाल दिल्ली लाहौर ये शेरशाह ने बनवाया, आगरा टू दिल्ली ये शेरशाह ने बनवाया, आगरा टू जोधपुर ये भी, और लाहौर टू मुल्तान। लेकिन आगे चलकर हमारे यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड आए। कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। यहां पे लिख देता हूं, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इन सड़कों को जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड नाम दिया। पूछ लिया जाता है कि जीटी रोड को जीटी रोड नाम किसने दिया, तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जीटी रोड तो शेरशाह ने बनवाए लेकिन नाम नहीं दिया। नाम दिया है लॉर्ड ऑकलैंड ने। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो रिलीजियस पॉलिसी शेरशाह की बहुत ही ज्यादा टॉलरेंस थी, बहुत। ठीक है ना, शेरशाह धार्मिक नीतियों को लेकर बहुत ज्यादा सहिष्णु थे। अदर जो मुस्लिम किंग्स हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा टॉलरेंस थे। ठीक है, ज्यादा कट्टर नहीं थे। तो रिलीजियस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कैसी रही होगी रिलीजियस पॉलिसी। शेरशाह सूरी की रिलीजियस पॉलिसी। तो शेरशाह जो हैं आपके, वो पहले मुस्लिम शासक हैं। शेरशाह वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग, फर्स्ट मुस्लिम किंग। ठीक है, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को इक्वल राइट दिए। ठीक है, हु ग्रांटेड इक्वल राइट, हु ग्रांटेड इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो शेरशाह पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को बराबर अधिकार दिए। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, शेरशाह के बाद जो है इनके बेटे होते हैं एक, जिनका नाम होता है जलाल खां। इस्लाम शाह सूरी के नाम से नए शासक बनते हैं सूरी डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो किंग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हैं आपके इस्लाम शाह। तो सूरी डायनेस्टी के दूसरे किंग इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 27 मई 1545 से 22 नवंबर 1554। 27 मई 1545 से 22 नवंबर 1554 तक जो है किंग रहते हैं। कहाँ के? दिल्ली के। ठीक है, इनका जो ओरिजिनल नेम है, ओरिजिनल नेम जलाल खां। क्या है? जलाल खां। तो इनका ओरिजिनल नेम जलाल खां है और ये इस्लाम शाह का टाइटल होल्ड करके दिल्ली की सल्तनत पे शासन प्रारंभ करते हैं। आगे बात करें, और ये छोटे बेटे होते हैं शेरशाह के, ये भी ध्यान रखना, बड़े बेटे नहीं होते हैं। इनके बाद अगर हम बात करें, इनकी मृत्यु हो जाती है 22 नवंबर 1554 को। तो 22 नवंबर 1554 के बाद में इनका 12 वर्ष के बेटे फिरोज शाह सूरी को शासक बना दिया जाता है। जो थर्ड जो किंग हैं आपके, थर्ड है फिरोज शाह सूरी। बहुत ही कम समय तक ये शासक रहते हैं, फिरोज शाह सूरी। ठीक है, अब इनकी जो उम्र होती है, मैंने बताया कि केवल 12 वर्ष होती है। तो आपके जो शेरशाह सूरी के नेफ्यू होते हैं, कौन होते हैं शेरशाह सूरी के नेफ्यू? शेरशाह सूरीज नेफ्यू। ठीक है,
जो शेर शाह सूरी के नेफ्यू होते हैं उनका नाम होता है मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, क्या नाम होता है? मोहम्मद आदिल शाह। लिख देता हूं मोहम्मद आदिल शाह। ये क्या कर देते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। किसकी? जो 12 वर्षीय बेटे हैं इस्लाम शाह सूरी के, फिरोज शाह सूरी, और हत्या करके अब क्या है कि सूरी डायनेस्टी की तरफ से शेर शाह सूरी के जो नेफ्यू है मोहम्मद आदिल शाह, ये शासक रहते हैं। तो मोहम्मद आदिल शाह दिसंबर 1554 से जनवरी 1565 तक शासक रहते हैं। अब ये वही मोहम्मद आदिल शाह हैं, तो ये एक हेमचंद्र विक्रमजीत नाम के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और वो इनके लिए लगभग 22 लड़ाइयां लड़ता है और लास्ट की लड़ाई में हेमचंद्र विक्रमजीत मारा जाता है, जिसका नाम होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगर हम बात करें तो मोहम्मद आदिल शाह के जो बाद हैं वो इब्राहिम शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी, दो छोटे छोटे और शासक बनते हैं, और उसके बाद जो है आपके आदिल शाह सूरी बनते हैं। उनके बारे में हमें इतना जानना नहीं है, हमें केवल इतना जानना है कि जो आदिल शाह है मोहम्मद आदिल शाह, लिख देता हूं मैं मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अपना जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू अधिकारी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, और उसका नाम होता है हेमू। हेमू शॉर्ट में बोल देते हैं, वैसे इनका नाम होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो जो हेमू है वो प्रारंभ में तो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो युद्ध कला में भी कौशल होते हैं। जनरल, इनकी आर्मी के जनरल बन जाते हैं। तो ये लगभग 22 लड़ाइयां लड़ते हैं इनके लिए। लास्ट की जो लड़ाई होती है इनकी पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमचंद्र जो है मारे जाते हैं, और फिर जो है दोबारा मुगल सत्ता की एक बार फिर से दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, और बैरम खां के संरक्षण में अकबर शासन प्रारंभ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।